नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 8 कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, इसी में हमारा आज टॉपिक रहेगा जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ये आप पिछले साल पढ़ चुके हैं। मानव के लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव और संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा आप पिछले साल पढ़ चुके हैं। मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव लाकर एवं संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब इस जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं का समावेश होता है। कौन कौन सी शाखाओं का होता है? कोशिका विज्ञान का होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का, जैव रसायन विज्ञान का, परमाणुविक जीव विज्ञान, जनुकीय अभियांत्रिकी, इन सब का समावेश होता है। मुख्य रूप से इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ किया गया है? इसका उपयोग खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इस उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए गए हैं। खेती में जो है अधिक से अधिक उत्पादन, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि बहुत अधिक है हमारे देश में, तो जनसंख्या अधिक होने के कारण अन्न धान्य भी अधिक चाहिए, इसके लिए और अच्छा भी खाना चाहिए। इसके लिए जो है खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से जो है नए नए प्रयोग किए गए। और औषधि विज्ञान में वो जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है, जीवन सत्व है और इंसुलिन जैसे संप्रेरकों का उत्पादन करने के प्रयोग एकदम सफल हुए हैं। प्रतिजैविक निर्माण किए जाते हैं, जीवन सत्व निर्माण किए जाते हैं और इंसुलिन संप्रेरक भी निर्मित किया जाता है। ये प्रयोग जो है एकदम सफल हुए हैं जैव प्रौद्योगिकी के। अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी में समाविष्ट हुए मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। मतलब जैव प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। पहला है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सूक्ष्म जीवों की क्षमता का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए दूध से दही का निर्माण, गन्ने के चोटे से मदिरा या अल्कोहल तैयार करना। दूसरा आता है जैव रसायन विज्ञान। जैव रसायन विज्ञान को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर प्रतिजैविक टीके इत्यादि बनाए जाते हैं। तीसरा आता है आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मानव कल्याण के लिए डीएनए और प्रोटीन जैसे जैव अणु का उपयोग करना इसमें समाविष्ट होता है। फिर अगला आता है चौथा, जनुकीय अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सब विज्ञान की शाखाएं ही है। अब जनुकीय परिवर्तन की तकनीक का उपयोग करके अपनी इच्छा अनुसार वनस्पतियों और प्राणियों की विविध प्रजातियों को और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। जनुकीय केवल परिवर्तन, जनुक परिवर्तन किए जाते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके अपनी इच्छा अनुसार जैसी वनस्पति चाहिए, अपने जैसे गुणधर्म वाले, अच्छे गुणधर्म वाली वनस्पतियां चाहिए, तो वैसे वनस्पति निर्मित किए जा सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले प्राणियों की भी प्रजातियां जो है प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए जनुकीय सुधारित जीवाणुओं से मानवीय वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन और इंसुलिन का उत्पादन किया जा सकता है। अगला है पांचवा, अजनुकीय या गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी, नॉन जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। इसमें पूर्ण कोशिका या ऊतक का उपयोग किया जाता है और अजनुकीय जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग किए जा रहे हैं। पूर्ण
कोशिका का उपयोग किया जाता है या ऊतक का उपयोग किया जाता है और अजनुकीय जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ऊतक संवर्धन जो हमने पिछले साल देखा था, चित्र द्वारा समझाया था। ऊतक संवर्धन को जो है बोतल में जो है रखा जाता है और फिर जो है उसको संवर्धित करके जो है खेतों में लगाए जाते हैं। तो ऊतक संवर्धन में और संकरित बीजों का उत्पादन इत्यादि पद्धतियों का इसमें उपयोग किया जाता है अजनुकीय जैव प्रौद्योगिकी में। इसके बाद अगला आता है जैव प्रौद्योगिकी के लाभ क्या है। जैव प्रौद्योगिकी के लाभ में पहला लाभ है कि पृथ्वी पर खेती की भूमि सीमित है, इसके कारण जो है प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है। दूसरा लाभ है कि वनस्पति की रोग प्रतिकारक नस्लें बनने से रोगों के नियंत्रण पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। मतलब वनस्पतियों की रोग प्रतिकारक नस्लें तैयार हो गई हैं, जिसके कारण जो रोग कम लगते हैं और रोगों के नियंत्रण के लिए जो खर्च करना पड़ता था वो कम हो गया है। तीसरा है शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने से प्रति वर्ष अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है। शीघ्र फल धारण करने वाली जो वनस्पतियां की प्रजातियां हैं वो विकसित होने से जो प्रति वर्ष उत्पादन जो होता है वो अधिक होने लगा है। और चौथा है तापमान में परिवर्तन है, पानी की मात्रा है, जमीन की उपजाऊ क्षमता है, ये और बदलता पर्यावरण है, इसमें भी वनस्पतियां टिकी रहती हैं। तो बदलते पर्यावरण में भी वनस्पतियां टिकी रहने वाली नस्लों का निर्माण संभव हुआ है। कि मतलब कुछ भी परिवर्तन हो जाए, तापमान परिवर्तन हो जाए, पानी कम है, अधिक है, या फिर जो है जमीन की उपजाऊ क्षमता थोड़ी कम भी हो गई है, बदल भी जाती है, तो पर्यावरण में ऐसे पर्यावरण में भी टिके रहने वाली वनस्पतियों की नस्लें निर्माण हो चुकी है। इसके बाद बचा आता है जैव प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोग। इसमें फसल प्रौद्योगिकी सबसे पहले है। फसल प्रौद्योगिकी में जो कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि की उत्पादकता और विविधता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब जो फसल प्रौद्योगिकी है इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ही कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और विविध प्रकार के जो है उत्पाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पहला है संकरित बीज। चलिए हम आकृति भी देखते जाते हैं और आपको बताती जाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के संकरित बीज भी दिखाए गए हैं। इसमें दो अलग अलग फसलों के जनुक एकत्रित करके विभिन्न फसलों की संकरित प्रजातियां निर्माण की जाती हैं। फलों के लिए ये बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है कि अलग अलग फसलों के जनुक एकत्रित किए जाते हैं और संकरित प्रजातियां निर्माण की जाती है। मतलब जैसे आवश्यक है वैसे जो है बीज तैयार किए जा सकते हैं, उत्तम कोटि के बीज तैयार किए जाते हैं। दूसरा है जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें। बाहर के जनुक को किसी फसल के जनुकीय सांचे में डालकर प्राप्त किए गए ऐच्छिक गुणधर्मों की फसलों को जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें कहते हैं। मतलब बाहर से किसी दूसरे फसल के जनुक को लेना है और किसी फसल के जनुकीय सांचे में डाला जाता है और इच्छित गुणधर्म वाली, मतलब देखिए कितनी अच्छी अच्छी फसलें निर्मित की हुई दिखाई गई हैं कि उत्तम प्रकार की फसलें तैयार की जाती हैं। ऐच्छिक गुणधर्म मतलब हमको जैसी इच्छा है वैसे गुणधर्मों की फसलें तैयार की जाती है। जैसे फल तैयार करना है तो मीठे फल चाहिए, रंग दिखने में भी सुंदर चाहिए और रूप भी अच्छा चाहिए और उसके गुण भी अच्छे चाहिए। खराब फसलों को जो है, खराब चीज़ों को अभी कोई पसंद नहीं करता है। इस पद्धति से फसलों का अधिक उत्पादन देने वाली रोग प्रतिकारक, प्रवाह तत्व प्रतिकारक,
तृणनाशक, प्रतिकारक, मतलब रोग प्रतिकारक क्षमता जिसमें अधिक है ऐसी वनस्पतियां। फिर तृणनाशक प्रतिकारक मतलब जो अपतृण उगाते हैं, मुख्य फसल के साथ दूसरे अन्य छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपतृण कहते हैं। तो ये अपतृणों को बढ़ने नहीं देती, खुद ही जो है वनस्पतियां बढ़ती है। ऐसी प्रतिकारक वनस्पतियां अकाल और ठंडी की परिस्थितियों में भी टिकी रहने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां निर्माण की जाती है। इसके बाद देखिए कपास का चित्र दिख रहा है। ये सारी उन्नत प्रकार की फसलें हैं, उत्तम कोटि की फसलें हैं। फिर बीटी कपास, बेसिलस यूरिनजाइनेंसिस, बेसिलस यूरिनजाइनेंसिस इस जीवाणु से एक विशिष्ट जनुक निकालकर उसे कपास के जनुक से जोड़ दिया गया, जिसके कारण कपास की बांडिल्ली के लिए ये घातक होने वाला जहर कपास की पत्तियों में और बांड में तैयार होने लगता है। और बांडिल्ली ने कपास की पत्तियां खाई तो ये जहर उसकी अन्न नलिका को नष्ट कर देता है, जिससे इल्ली मर जाती है। कपास में कैसे बांडिल्ली जल्दी लग जाती है, तो इसके लिए जो है क्या किया गया, ये बेसिलस यूरिनजाइनेंसिस जीवाणु से एक विशिष्ट जनुक निकाल लिया गया, मतलब जीवाणु का जनुक निकालकर काय में डाल दिया गया, कपास के जनुक से उसको जोड़ दिया गया, जिसके कारण कपास की बांडिल्ली के लिए जो घातक होने वाला जहर जो है कपास की पत्तियों में तैयार होने लगा। और बांड में तैयार होने वाला जो बांड इल्ली ने जैसे ही कपास की पत्तियां खाई तो वो जहर उसकी अन्न नलिका को ही नष्ट कर देता है, जिससे इल्लियां वहीं की वहीं मर जाती है। इसके बाद देखिए बीटी बैंगन भी तैयार किए गए, उन्नत जो फसलें तैयार किए गए उसमें एक बीटी कपास है। फिर जो है जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलों में दूसरा जो है बीटी बैंगन है, उसमें भी यही बेसिलस यूरिनजाइनेंसिस इस जीवाणुओं से मिलने वाले जनुक का उपयोग करके बीटी बैंगन तैयार किए जाते हैं। बीटी कपास के जैसे ही ये बैंगन की सुधारित नस्लें कीटों का नाश करती हैं। बैंगन में भी देखिए ऊपर से बैंगन अच्छा दिखता है और अंदर जो है उसमें इल्ली लग जाती है, तो इस जीवाणु का उपयोग करके ही, उसके जनुक का ही उपयोग करके उत्तम प्रकार के बीटी बैंगन तैयार किए जाते हैं, जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इल्लियां नहीं लगती हैं। इसके बाद देखिए नीचे राइस दिखाया है, गोल्डन राइस। धान की इस प्रजाति में जीवन सत्व अ क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, निर्माण करने वाले जनुक डाले गए। धान की इस प्रजाति में क्या किया गया, जीवन सत्व अनिर्माण करने वाले जनुक डाले गए। 2005 में निर्मित किए गए गोल्डन राइस 2 में साधारण चावल की अपेक्षा 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलता है। मतलब साधारण चावल में जितना जीवन सत्व अ मिलता है उससे 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन इस गोल्डन राइस में मिलता है। मतलब उत्तम प्रकार के हमको जैसे जीवन सत्व चाहिए वैसे जो है जीवन सत्व भी इन फसलों में डाल सकते हैं। इसके बाद तृणनाशक रोधी वनस्पतियां तैयार की गई। अगला है तृणनाशक रोधी वनस्पतियां, मतलब तृण के कारण फसलों की वृद्धि में बाधा निर्माण होती है, तो तृणों का नाश करने के लिए तृणनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो ये कैसे होते हैं, रसायन जो होते हैं, इन रसायनों का विपरीत परिणाम मुख्य फसलों पर भी होता है, इसलिए तृणनाशक रोधी वनस्पति का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बाहर निकलने वाले रसायन से तृणों पर नियंत्रण पाना आसानी से संभव हो सकता है। इसके बाद बच्चों अगला आता है जैविक खाद। जैविक खाद में ये अजोला वनस्पति है। रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके अभी जैविक खादों का उपयोग करने से फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की और फॉस्फेट घुलने की क्षमता बढ़ गई है। इसमें मुख्य रूप से राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना इन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है
और एजोला नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना, इन सब की आप स्लाइड्स देखने वाले हैं प्रयोगशाला में। और एजोला नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है जैविक खाद के रूप में। ऊतक संवर्धन के बारे में आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। ऊतक संवर्धन के कारण वनस्पतियों में जनुकीय सुधार कर पाना संभव है। इसके अतिरिक्त उस वनस्पति के गुणधर्म अगली पीढ़ी में भी स्थायी रहते हैं। आज बच्चों इतना ही। धन्यवाद।